Zeus. Welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about PT management of a kyphosis. तो काइफोसिस एक्चुअल होता क्या है, पहले हम वो समझते हैं। काइफोसिस में क्या होता है कि हमारा जो थोरेसिक स्पाइन है उसका जो कर्व होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स कॉन्वेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल स्पाइन है इसका कर्व, एंड ये हमारा क्या हुआ कि हमारा जो थोरेसिक स्पाइन है उसका जो कर्व है मीन्स कॉन्वेक्सिटी है वो इंक्रीज हो गई, तो इसे हम बोलते हैं कभी कभी हाइपर काइफोसिस। तो ये क्यों हो जाता है, इसके क्या-क्या कॉज़ होते हैं? हो सकता है लोकलाइज़ इंजरी है, कोई डिज़ीज़ हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, या कोई एंकोलाइसिंग है मीन्स जनरल बोन डिजीज़ है, एंकोलाइज स्पॉन्डिलोसिस है, ऑस्टियोमालेशिया है, या डिफेक्टिव ग्रोथ मीन्स एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ जैसे ही डेवलप हो जाती है, जैसे धीरे-धीरे काइफोसिस डेवलप हो जाता है तो एज के अकॉर्डिंग होता है, हैबिट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि छोटे बच्चों में देखने को मिलता है स्टूपिंग पोस्चर की वजह से, जैसे वो पढ़ते रहते हैं तो स्टूपिंग पोस्चर की वजह से काइफोसिस डेवलप हो जाता है। हमें एडल्ट में देखने को मिलता है उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग किस टाइप का वो काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री वर्कर है, कोल वर्कर है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस टाइप का वो काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग काइफोसिस डेवलप हो जाता है। और हमें ओल्ड मैन में देखने को मिलता है सिनाइल एट्रोफी, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, सिनाइल एट्रोफी हो जाती है, तो उसकी वजह से काइफोसिस डेवलप हो जाता है। तो काइफोसिस के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है नकल काइफोसिस, एंगुलर काइफोसिस एंड राउंड काइफोसिस। ओके, तो इनको हम एग्जामिन कैसे करते हैं, कुछ टेस्ट कर लेते हैं, मोबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि पोस्टल काइफोसिस जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। यदि फॉल्टी या हैबिट की वजह से, पोस्चर फॉल्ट की वजह से, हैबिट की वजह से काइफोसिस डेवलप हुआ है तो वो काइफोसिस मोबिलाइज मतलब मोबाइल होता है। पेशेंट को जैसे आप बेंड फॉरवर्ड को बोलेंगे तो जो डिफॉर्मिटी है वो बढ़ जाएगी, दिखेगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड पेशेंट जब भी कोई ब्रश का यूज़ करेगा शोल्डर बैक पे तो जो डिफॉर्मिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि पोस्चरल है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी ब्रश के यूज़ से। सॉरी, अब हम समझते हैं कुछ पेशेंट के गोल्स क्या क्या हम सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंप्लेन। पेशेंट की कंप्लेन हो गई पेन हो रहा है, पोस्चर डिफॉर्मिटी है, रेंज ऑफ मोशन कम है, स्ट्रेंथ कम है, वीक मसल्स हैं, एंड पेशेंट डेड। तो ये सारे गोल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। आप क्या करेंगे, पेन को कम करना है, आपका एम हो गया करेक्ट पोस्चर, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को डेवलप करना। तो फर्स्ट हमारा जो एम है वो हमारा है पेन रिलीफ। तो हम पेन रिलीफ पे काम करेंगे, मीन्स हम हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ करेंगे, लाइक जैसे कि SWD हो गया, हाइड्रोकोलेटरल पैक हो गए। तो ये क्या करेंगे, हमारी उस एरिया की जो मसल्स है, जो स्टिफनेस है उसे कम करेंगे, पेन को कम करेंगे और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे मसल्स फाइबर है वो रिलैक्स हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद आप एक्सरसाइज कराएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज कोलेजन। जो क्या करता है, हॉट फर्मेंटेशन हमारे जो टेंडेंस होते हैं उनके पास जो कोलेजन फाइबर होती है उनकी एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम करता है, मसल स्पैज्म को कम कर देता है। तो जो हाइड्रोकोलेटरल पैक आप यूज़ करते हो उसका जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहेगा 10 to 15 मिनट्स का रहेगा। क्रायोथेरेपी में हम क्या करेंगे, ये एक्यूट कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, पेन हो रहा है इन एक्यूट कंडीशंस में, तो आप क्रायोथेरेपी का यूज़ करेंगे। इन क्रोनिक कंडीशन है जो काइफोसिस बहुत टाइम से है तो आप हॉट पैक का यूज़ करेंगे। टेंस का यूज़ करेंगे पेन को कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ये क्या होगा, करेक्शन ऑफ मसल्स इम्बैलेंस। मसल्स इम्बैलेंस मीन्स पोस्चर को करेक्ट करना है। तो उसके लिए पहले तो हम पेशेंट को एजुकेशन करेंगे, पेशेंट को एजुकेशन देंगे, उसको बारे में बताएंगे कि उसके पोस्चर की वजह से उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके कहाँ और भी पेन क्रिएट हो सकता है, जनरेट हो सकता है अदर रीज़न पे। तो पेशेंट को सबसे पहले एजुकेट कराएंगे उसके, और अपनी फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि आप उसको कैसे करेक्ट करने वाले हैं उस डिफॉर्मिटी को। ओके, तो करेक्शन में आप क्या करेंगे, मसल्स इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए आप स्ट्रेचिंग कराएंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या करेंगे, जो भी उस एरिया की जितनी सारी मसल्स है, मीन्स जो काइफोसिस डेवलप हुआ हमारे थोरेसिक स्पाइन पे, थोरेसिक एरिया की जितनी सारी मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेच करेंगे। तो पेक्टोरल्स मेजर हो गई, एंड ऐसा नहीं कि उसी है कि हम डिस्टल और प्रॉक्सिमल मसल्स को, एक्सेसरी मसल्स को भी स्ट्रेच करेंगे, जिससे कि हमारी रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज हो जाए। स्ट्रेचिंग में जैसे कि पेक्टोरल्स मेजर मसल्स हो गई एंटीरियर थॉरैक्स पे, एंड एब्डोमिनल मसल्स है, लेवेटर स्कैपुलाई है, अपर ट्रापेजियस, एंटीरियर डेल्टॉइड, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, लैटिसिमस डोर्साई, एंटीरियर मिडिल स्कैल्नी, सबोसिपिटल मसल्स, इलियोसास मसल्स, रेक्टस फीमोरिस एंड हार्वेस्टिंग मसल। तो इन सारी मसल्स की आप स्ट्रेचिंग कराएंगे, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज हो जाए, स्टिफनेस है वो कम हो जाए, धीरे धीरे मसल्स में जो रेंज ऑफ मोशन है वो और इंक्रीज होते चले जाए, काइफोसिस है वो धीरे धीरे कम होता जाए। Stretching of anterior intervertebral ligaments in a supine position with foam roller at apex of a kyphosis, it will maintain extends posture.
तो आप क्या करेंगे, जैसे ये थोड़ी स्पाइन पे जो काइफोसिस है, तो एक रोलर आता है, रोलर का यूज़ करेंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखेंगे और पेशेंट जहाँ पे ये कर्व है वहाँ पे काइफोसिस है, वहाँ पे आपको रोलर रखना है और पेशेंट को स्ट्रेचिंग करने को बोलना है। जो होल्ड कितनी देर के लिए रखना है, 15 टू 30 सेकंड के लिए, एंड रेपिटेशन जो रहने 3 टू 8 टाइम्स रेपिटेशन। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है, ये हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो काइफोसिस के लिए है, और हमारे एक्सेसरीज मसल्स के लिए है, हमारे डिजिटल प्रॉक्सिमल मसल्स के लिए है। तो ये सारी एक्सरसाइज आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से एक्सरसाइज पेशेंट को करानी है। जैसे कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी है तो वो कम हो जाएगा, मीन सबसाइड हो जाएगा, क्योंकि फॉल्टी पोस्चर की वजह से होता है, मसल्स इम्बैलेंस की वजह से होता है, मसल्स वीक होने की वजह से काइफोसिस डेवलप हो जाता है। तो हम उन्हीं पे काम करेंगे तो धीरे धीरे काइफोसिस है वो कम हो जाएगा, एंड धीरे धीरे पेशेंट जो है पोस्चर उसका नॉर्मल हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन कराते हैं, जैसे कि बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कि स्ट्रेंथिंग डेवलप हो ग्लूटेस की, रोम्बोइड्स की, मिडिल एंड लोअर ट्रेपेजियस, सेरेटस एंटीरियर इंस्पाइटी मसल्स मीन्स डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। तो सारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को डेवलप करेंगे। तो स्ट्रेंथनिंग को आप डेवलप कर सकते हैं। स्टार्टिंग फेज है तो आइसोमेटिक्स करा सकते हो, धीरे धीरे आइसोकाइनेटिक्स कराएंगे। और स्ट्रेंथिंग के लिए आप वेट कप का यूज़ कर सकते हैं, थेराबेंड का यूज़ कर सकते हैं, थेरालूप का यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशंस के। यूज़ ऑफ फ्री वेट, रेजिस्टेंस बैंड, पुल्ली, लिम होल्डिंग विथ फर्दर रेजिस्टेंस। रेपिटेशंस कितने रहेंगे, 10 रेपिटेशंस रहेंगे। सेट कितने रहेंगे, 2 सेट। तो ये एक्सरसाइज है, ये हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो कि आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जो पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ओके। नेक्स्ट इज अ मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी में क्या करेंगे, आप मैनिपुलेशन देख सकते हैं पेशेंट को पोस्चर करेक्ट करने के लिए। हाई वेलोसिटी थर्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक जो कि हमारे थॉरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी को और इंक्रीज करती है। मैनिपुलेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है यदि कोई ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशंस है, या कोई हमारी बोलते हैं जैसे कि डिफॉर्मिटी है, बोन डिजीज़ हुई है, पैजिक डिजीज़ है, या ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, हमारे स्पाइन पे ऑस्टियोमलेशिया है, तो ऐसी कंडीशंस में आप मैनिपुलेशंस नहीं देंगे। और क्या करा सकते हैं, आप मैट एक्सरसाइज करा सकते हैं। पोस्ट आइसोमेटिक रिलैक्सेशन टेक्निक होती है जो होल्ड करते रखते हैं एंड रेंज पे 5 टू 10 सेकंड के लिए, एंड स्ट्रेच करते हैं हमारे जितने भी टाइट एंटीरियर फाइबर हो गए उनको। पोस्चर वीक स्ट्रक्चर, टोनिंग द पोस्चर वीक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो करेक्शन ऑफ अ पोस्चर, पोस्चर को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को आप मिरर थेरेपी देंगे। पेशेंट को बोलना है मिरर में देखना है, आपने आपको अपना पोस्चर देखना है, ये क्या ऐसा इस लेवल पे, मतलब पेशेंट को समझाना है कि शोल्डर का लेवल कैसा है, कान का लेवल कैसा है, ये पेशेंट को देखना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है इन मिरर। तो मिरर फीडबैक देंगे पेशेंट को। ऑडिटरी एंड टेक्टाइल क्यूज करेक्शन, बैक शुड बी स्ट्रेट, पेशेंट को बताना है कि बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर लाइन में होना चाहिए विथ ईयर के अवॉइड स्लचिंग एंड फॉरवर्ड लीनिंग, चिन टक आर परफॉर्म। तो ये पेशेंट को आपको एजुकेट करना है कैसे करेक्ट करना है पोस्चर को। प्रैक्टिस करेक्ट पोस्चर ड्यूरिंग डिफरेंट पोस्चर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एडीएल। और पेशेंट को मिरर थेरेपी देंगे एडीएल कराते हुए, जो भी पोजिशंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कराते हुए मिरर थेरेपी देनी है, और पेशेंट को बताना है कि ये करेक्ट कैसे रखना है। नेक्स्ट इज अ चेस्ट एक्सपेंशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्योंकि क्या होता है कि जब काइफोसिस डेवलप हो जाती है तो हमारी जो पेक्टोरल्स की मसल्स होती है, हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, वो भी वीक हो जाती है। तो हम उन्हें भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं और चेस्ट एक्सपेंशन को इंक्रीज करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, मसल्स स्पैज़म हो जाता है, धीरे धीरे हमारा चेस्ट एक्सपेंशन है वो कम हो जाता है। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। इट हेल्प इम्प्रूव पोस्चर, जो कि पोस्चर के लिए इम्प्रूव करते हैं। रिस्ट्रिक्ट लंग एक्सपेंशन एंड मोबिलिटी ऑफ द कॉस्टोवर्टिब्रल एंड कॉस्टोकॉन्डल जंक्शंस। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, लेटरल कोस्टल ब्रीदिंग एंड इंस्पायरेटरी होल्ड। नेक्स्ट है बैलेंस एक्सरसाइज एंड ग्रेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। बैलेंस एक्सरसाइज ग्रेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि काइफोसिस या स्कॉलियोसिस या हमारा लॉर्डोसिस डेवलप होने से क्या होता है कि हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो टिल्ट हो जाती है, वो आगे हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी वजह से बैलेंस जो है, बैलेंस हमारा बहुत ज़्यादा फॉल्टी बिगड़ जाता है। उसे बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हमें बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज करानी होती है, गेट ट्रेनिंग कराना होता है। तो हाइपर कॉर्फोसिस में क्या होगा, हमारे एडियल अफेक्ट हो सकते हैं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगी। ओके, तो क्या करना है, रिस्क ऑफ मिस पेशेंट को क्या होता है, रिस्क ऑफ फॉल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी शोज है वो अल्टर्ड हो जाती है। इम्पेयर्ड बैलेंस, इंक्रीज पोस्चरल स्वे, वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट, स्लोअर गेट वेलोसिटी एंड डिक्रीज स्टेयर क्लाइंबिंग स्पीड। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को आपको बताना होता है कि पोस्चर को कैसे बैलेंस करके रखना है, बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को सिखानी पड़ती है, वरना उसका फॉल्टी पोस्चर होने की वजह से पेशेंट को
फॉलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट को एक समरी समझ लेते हैं पीटी मैनेजमेंट की। तो हमारी क्या समरी है, कुछ फॉलोइंग मेजर है जैसे कि मेंटेन्स प्रॉपर पोस्चर, हेड एंड नेक, बाय ब्रशिंग द शोल्डर बैक एंड होल्डिंग फॉर सम टाइम द सॉर्ट इन एंटियर स्ट्रक्चरल स्टाइल। हम ब्रशिंग का यूज़ करते हैं शोल्डर, जैसे कि हमारा जो मिलवॉक वो ब्रश होता है, मिलवॉक ब्रश, तो ये क्या करती है हमारे ये स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करती है, हमारे जो मसल्स हैं जो धीरे धीरे स्पाज़म हो गया उन मसल्स को स्ट्रेच करती है, एंड जो स्ट्रक्चर्स जो शॉर्ट हो रखे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम मिलवॉक का यूज़ करते हैं। रजिस्टिव एक्सरसाइज आर इंडिकेट टू द बैक मसल्स, रजिस्टिव एक्सरसाइज कराएंगे। डीप एंड कॉस्टल डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे। कंट्रोल pelvic tilt and rocking and associate abdominal and gluteal contraction is a help। तो ये एक्सरसाइज होगी। इन द एडवांस थर्ड स्टेज मिलवॉक ब्रेस विद द posterior pad is applied with the brush on, the patient is stuck to the push against the posterior pad, thereby stretching to the shoulder and the gibbous deformity। यदि गिब्बस डिफॉर्मिटी भी हुई है पेशेंट को तो आप ब्रश का यूज़ करेंगे तो पेशेंट को बोलना है कि उसे स्ट्रेच मीन्स उसको पुश करना है। ओके, उस पर पुश करके अगेंस्ट उसके पुश करना है, इससे क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी हमारे जहाँ पे भी डिफॉर्मिटी। रेस्पिरेटरी एंड मोबिलिटी एक्सरसाइज ऑफ द स्पाइन आर हेल्पफुल टू रिड्यूस द डिफॉर्मिटी। तो ये हमारी जनरल एक्सरसाइज थी जो कि एक समरी थी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आपको समझ आया होगा कि पीटी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है काइफोसिस पेशेंट के लिए। तो डे बाई डे आप इस टाइप से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।